मैं अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 4 को देखने वाले हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। कौन कार्बन के अपरूप है, तो इसके मतलब समझ जाते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन याद रखिए एक तत्व है और अधातु है, ठीक है ना। अपरूप के मतलब क्या होता है, अपरूप के मतलब दूसरा रूप। क्या जी, दूसरा रूप होता है, ठीक है ना। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आपका कार्बन के रूप होते हैं। जैसे देखिएगा ना पेंसिल में जो होता है ना वही चीज होता है, ठीक है ना। हीरा, हीरा भी किसका रूप होते हैं, तो कार्बन का ही रूप होते हैं, ठीक है ना। फुलेरीन, कौन सा फुलेरीन भी किसका रूप होता है, तो कार्बन का ही रूप होता है। जैसे कि आपको हम इमेज में दिखा सको कि इसका चित्र कैसा होता है, तो देख लीजिए इसका चित्र लगभग ऐसा होता है, दिखाई दे रहा है ना। यही कहा था फुलेरीन का ये चित्र होता है, जो कि कार्बन के अपरूप होते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक और सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि और सूत्र समान होना चाहिए लेकिन संरचना अलग अलग होना चाहिए। संरचना क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो आपको पिछले के क्लास में आपको बताए होंगे, ठीक है ना, कि जब संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं और सूत्र एक होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसको बोला जाता है समावयवी। क्या बोला जाता है, समावयवी माने समान हो। क्या हो जी, समान हो और सूत्र, तो इसको क्या बोलते हैं, समावयवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावयवी हो जाएगा। अपरूपता नहीं होगा, उत्प्रेरक भी नहीं होता, बहुलक भी नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा ठीक है, मतलब समझा देते हैं कि अपरूप के मतलब क्या होगा, तो बता ही दी उसका रूप, तो ये होगा नहीं। उत्प्रेरक का मतलब होता है इंजाइम, ठीक है ना। अब बहुलक का मतलब बहुत होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहे कि बूझा हुआ चूना है। क्या बूझा हुआ चूना है, ठीक है ना। ये कौन है, तो इसको हमको अच्छी तरह से आपको समझाना पड़ेगा कि बूझा हुआ चूना क्या होता है, बिना बूझा हुआ चूना क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि बूझा हुआ चूना क्या होता है, बिना बूझा हुआ चूना क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत पूछता है, ठीक है ना, जो कि आप कंफ्यूज हो जाएगी। इसी कंफ्यूज को हम दूर करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आपका CaO है, ठीक है ना। पहले इसका हम पूरा नाम जान लेते हैं कि इसका कितना नाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और देखिए और इसका जो दूसरा नाम है ना, ठीक है ना, वो कली चूना भी इसका नाम है, याद रखिएगा। क्या जी, कली चूना भी क्या है, तो इसका नाम है, दूसरा का नाम है, ठीक है ना। और याद रखिएगा और इसका क्या नाम है, ठीक है ना। और इसका और नाम है बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, ठीक है ना। अब देखिए ये बिना बूझा हुआ चूना क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ये समझिए, ठीक है ना। और किसको बूझा हुआ चूना बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए CaO जो होता है ओरिजिनल होता है, ठीक है ना। कब, जब हम इसमें जल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जल डाल देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे नधा वधा में, ठीक है ना, जो आपका बोरी के रूप में आता है, जो CO आता है, ठीक है ना, उसमें जब जल डाल देते हैं देखिएगा वो क्या होने लगता, ढबकने लगता है, यानी बूझ जाता है। क्या हो जाता है, बूझ जाता है। और बूझ कर क्या बनाता है, तो ये बनाता है, ठीक है ना, CaOH होल 2, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोला जाता है, याद रखिएगा क्या, तो बूझा हुआ चूना। समझ में कुछ आ रहा है, हम क्या यहाँ पे समझाए, ठीक है ना, कि देखिए ये जो सिंगल है तो ये बिना बूझा हुआ चूना है, ठीक है ना। और जब इसी में जब हम जल डाल दिए यानी OH डाल दिए तो ये कौन सा चूना हो गया, तो बूझा हुआ चूना हो गया, जिसका और एक नाम है भखरा चूना। याद रखिएगा भखरा क्या चूना नाम है, जो कि दीवार पर पुताई करते हैं लो ना, तो यही चुनवा होता है, ठीक है ना, CaOH का होल 2, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। हम ये समझाना चाहते थे, ठीक है ना, कि CaO जो है वो प्रारंभिक रूप में बिना बूझा हुआ चूना होता है। जब इसी में हम जल डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो बूझ जाता है, यानी यही जो होता है वो बूझा हुआ चूना होता है, जिसको हम भाखड़ा चूना भी कहते हैं। और एक इसमें और एक सूत्र आता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है Ca, ठीक है ना, CO3, ठीक है ना, जिसको हम लोग कैल्शियम क्या बोलते हैं, बोलते कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, संगमरमर भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब पुताई होने के बाद से 2-4 दिन के बाद से जो कंडीशन आता है। देखिए पुताई करते समय देखिएगा वो उतना उजला नहीं होता है, लेकिन कुछ देर के बाद से वो उजला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना बस समझिए कि बिना बुझा हुआ ये चूना है, ठीक है ना। अब बुझा हुआ ये चूना है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे।
अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2, जिसको भखरा चूना कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, और संगमरमर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा तो ये होगा, ठीक है ना। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है तो आपको बताया था कि भस्म की जो पहचान होती है वो होती है OH। क्या होती है? OH। इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो श्योर नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो होता है वो थोड़ा भस्म का मैंने क्या करता है तो गुण शो कर, सॉरी ये अम्ल का गुण शो करता है Na2CO3, ठीक है ना। और समझिए कि ये भी आपका समझिए कि भस्म का थोड़ा बहुत गुण शो करता है, ये भी थोड़ा बहुत करता है, अम्ल का भी करता है, भस्म का, दोनों करते हैं। लेकिन जो NaCl है क्या जी, जो NaCl जिसको नमक बोला जाता है, ठीक है ना, ये आपका भस्म नहीं, ये क्या है, लवण है। याद रखिएगा NaCl क्या है, लवण है। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क कौन सा है, ठीक है ना। तो हम आपको सूत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, कि जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन कौन से है, ठीक है ना। तो पहले का होता है जिंक ब्लेड, जिसको ZnS से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा का होता है केलेमाइन, जिसको ZnCO3 से सूचित किया जाता है। और तीसरा का होता है जिंकाइड, जिसको ZnO से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और जो प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, देखिए ऊपरी दिया गया है जिंक ब्लेड। क्या दिया गया है? जिंक ब्लेड। याद रखिएगा सूत्र कि ZnS होता है, ठीक है ना, किसका, तो जस्ता का प्रमुख अयस्क, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ऑप्शन इसका कौन सा है जी, तो देखिए 2 नंबर है जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड, ठीक है ना। और जो सिनेबार होते हैं आपका, सिनेबार, ठीक है ना, याद रखिएगा ये पारा का होता है, ठीक है ना। बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड ये तो अलग चीज है, ठीक है ना। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का बोलते कहते हैं सिलिकॉन है एक, क्या सिलिकॉन है एक, ये क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, उपधातु है। कौन सा जी है? उपधातु। जैसे कि हम आपको समझा, उपधातु है जो आपके, ठीक है ना, जो आपके सोलर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 में बोल रहे एल्कोहल में कौन सा तत्व तो उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल का सूत्र लिख देते हैं और आप खुद ही बता दीजिएगा कि कौन तत्व तो उपस्थित नहीं, ठीक है ना। तो एल्कोहल का सूत्र जानते क्या होता है? CH, ठीक है, ये क्या होता है? C2H5OH। ओके, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन तत्व उपस्थित है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कार्बन है ही, ऑक्सीजन है ही, हाइड्रोजन है ही, पर क्या चीज नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम देखिए 2-3 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो जो सामान्य नाम है याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल, इसका क्या है? सामान्य नाम है। एस्टिक अम्ल ये दूसरा होता है, टाइटेरिक अम्ल ये भी दूसरा होता है, लैक्टिक अम्ल भी दूसरा होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। टाइटेरिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दही में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ठीक है ना, बोलता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो थोड़ा सा आपको समझा सकूं कि स्वपोषी क्या होते हैं, ठीक है ना, जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये बार बार दोहराता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आवश्यक है वो क्लोरोफिल भी है, ओके, और दूसरा का जो कार्बन डाई क्या है, ऑक्साइड भी है, ठीक है ना, और सी नंबर का सूर्य के प्रकाश भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। जैसे कि आपको चित्र के माध्यम से दिखा, देखिए जैसा कि सूरज की प्रकाश भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, ठीक है ना, ये जल भी क्या है? जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है? जरूरी है। क्या करने के लिए? तो स्वपोषण के लिए। जैसे यहाँ पे दे दिया स्वपोषण के सारांश ये दे दिया, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन के, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये बार बार दोहराता है, ठीक है ना। देखिए पूछ रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल में। जैसे कि आपको हम चित्र दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ये चित्र में, ठीक है ना, जो क्लोरोफिल होता है ना, ठीक है ना, इसी में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जो कि क्या करता है? सूरज के प्रकाश को एडॉप्ट करता है, माने क्या करता है? ग्रहण करता है, इसीलिए क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? कौची बनाने के लिए? विद्युत चुंबक, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में ए होगा, इस्पात का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, किसका? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है ना। देखिए ये पूरा कंफर्म नहीं किया, अस्थाई एगो होता है, अस्थाई, ठीक है ना। एगो अस्थाई होता है विद्युत चुंबक, एगो
अस्थायी होता है, ठीक है ना। तो जो विद्युत चुंबक जो होता है ना, ठीक है ना, वो अस्थायी अस्थायी दोनों होता है। तो इसमें से कौन आंसर होगा, ठीक है ना, ये पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन देखिए ओके। तो देखिए ये जो बनाया जाता है इस्पात से, ठीक है ना, वो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, पीतल तो आता ही नहीं, ठीक है ना। और जो नरम लोहा होता है ना, उससे याद रखिएगा अस्थायी क्या किया जाता है, तो चुंबक बनाया जाता है। लेकिन जो पदार्थ यूज की जाती है, ठीक है ना, वो की जाती है किसका, तो इस्पात की जाती है। ओके, समझे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या है, गतिशील कण क्या है, ठीक है ना, आखिर क्या चीज घूमते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है परमाणु तो ये नहीं हो सके, आयन भी नहीं हो सके, ठीक है ना, प्रोटॉन तो बीच में रहते हैं। आप लोग जैसे चित्र के माध्यम से समझती हैं लोग, ठीक है ना, कि जैसे ये हो गया, ठीक है ना, और इसी के बीच में क्या रहते हैं, ये प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अरिया जो चलते हैं, ठीक है ना, वो क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या करते थे, विद्युत का चालन करते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब देखिए ये वाला 43वां क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI में ले लीजिएगा, ठीक है ना। बोले ओम का नियम है क्या, ओम का नियम है, तो थोड़ा सा आपको हम समझा सकूं। देखिए इसमें आप एक ही दो चीज पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। अभी तो ऐसा बनाया ना, अलग अदर भी बना सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ओम के नियम में बस एक ही को चीज याद रखिएगा कि कोई भी चालक पदार्थ में, ठीक है ना, विद्युत धारा और वोल्ट के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को कहा जाता है क्या, ओम का नियम, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है ना। इस समानुपाती को हटाने के लिए एक आता है वर्ड, ठीक है ना, जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसे हटता है, ठीक है ना, तो इसके जस्ट उल्टा में हट जाता है, ठीक है ना। तो आर जुट जाता है, क्या जुट जाता है, ओके। तो कैसे होता है, तो ये हो जाता है आई बराबर भी बट्टा क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा क्या, तो ओम का नियम से, ठीक है ना। तो आई बराबर भी बट्टा आर, ठीक है ना। या तो इससे देखिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, तो देखिए तो आई आर और बराबर भी हो जाएगा, यानी भी बराबर हम लिख सकते हैं आई और आर, ठीक है ना। तो इसमें से देखिएगा कोई भी आपका ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें याद रखिएगा जो विद्युत धारा होते हैं वो क्या होते हैं, तो वोल्ट के समानुपाती होते हैं। समानुपाती के लिए हम आर जोड़ते हैं, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि कौन सा इसका आंसर होगा ओम का नियम का, ठीक है ना। तो अभी पता है कि V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा V बराबर आई आर। ये जो सूत्र होते हैं ना ये सब, ठीक है ना, ये और ये वाला, ठीक है ना, ये दूसरा चीज का होता है, ठीक है ना। और ये तो समझिए कि होता ही नहीं, ये तो गलती सूत्र है, ठीक है ना। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। बोलता है कि विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या है, विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या है, विभव। तो देखिए विभव को हम लोग वोल्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं। चलिए अगले भी ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। जो जूल है वो याद रखिए कार्य का है, ठीक है ना। वाट है जो याद रखिएगा शक्ति का है। एम्पियर है जो कि याद रखिएगा विद्युत धारा का है, ठीक है ना। अब चलिए अब बोल रहे हैं कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है, आम मीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत छोटा होते क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, माने कम प्रतिरोध होते हैं उसमें, ठीक है ना। चलिए अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं 46 नंबर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना रहता है, किस धातु का बना हुआ होता है। जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखा सकूं कि ये जो होता है ना, ये वाला जो कुंडली के जैसा होता है उसी को फिलामेंट बोला जाता है। ये किससे बना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया है टंगस्टन के धातु होते हैं, किसका धातु होते हैं, टंगस्टन का ये तंतु होते हैं, ठीक है ना। तो इसी से बना हुआ होता है। और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें जो गैसें भरी रहती है ना, ठीक है ना, वो अक्रिय गैस भरी रहती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है ना। यही सब क्या रहती है, तो इसमें भरी हुई होती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिए टंगस्टन। तो इसमें देखिए कहाँ इसका दिया, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि रीऑक्टेट का उद्देश्य क्या है, रीऑक्टेट का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी होना। क्या होना, धारा के प्रभाव में वृद्धि या कमी होना, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते, ठीक है ना। आता है समय देखिए करें कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत आवेश का, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कूलम। यानी क्यू बराबर क्या होता है, इसका जो
यदि एसआई मात्रक होता है वो सी होता है। कूलम को हम किससे सूचित करते हैं? सी से करते हैं। अब थोड़ा सा जान सकते हैं कि वोल्ट किसको कहते हैं, जस्ट आपको ऊपर ही बताइए कि किसको, विभव को या विभवांतर को कहा जाता है ओम। ओम किसका है? तो याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है ना। और जूल जो होता है वो कार्य का होता है, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा सकूं कि कौन सा का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये जो सख्त है वो क्या बना रहे, दाढ़ी बना रहे, तो कौन सा दर्पण का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर दिया है कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिएगा ना, ठीक है ना। तो वो जो दर्पण होता है याद रखिएगा अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हम लोग शक्ल देखते हैं ना जावना दर्पणों में, ठीक है ना, वो हो जाता है समतल दर्पण, ठीक है ना। और जो उत्तल दर्पण होता है वो गाड़ी के देखिएगा साइड मिरर में जो होता है ना वो होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है ना। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन पर सबसे क्या कहता है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? विचलन क्या होता है? अधिक होता है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना विचलन कम ज्यादा में आप लोग सस्पिशन पड़ जाते हैं इधर उधर, ठीक है ना। तो इसको हम बताना चाह रहे हैं जैसा कि मैं आपको समझा सकूं कि देखिए ये जो प्रकाश की किरणें है वो किसी प्रिज्म में पड़ती है। अब देखिए यहीं से विचलन होती है, तो इसी में से कम और ज्यादा वाला पूछता है, याद रखिएगा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है ना, कि कौन ज्यादा, विचलन के मतलब मुड़ना, विचलन के मतलब क्या होना? मुड़ना। तो देखिए कौन से ज्यादा मुड़ा है, ये वाला मुड़ा है कि ये वाला मुड़ा है? तो आपका जवाब आएगा कि ये वाला मुड़ा है, ठीक है ना। तो ये वाला मुड़ा है, तो देखिए लास्ट में कौन सा है? तो बैगनी। कौन सा है जी? बैगनी कलर। या तो कौन सा? तो ये जा से जामुनी कलर, ठीक है ना। फिर नी से का नीला कलर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। यानी अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो बैगनी कलर हो जाएगा, या तो ये दिया होगा तो जामुनी कलर हो जाएगा, या तो नीला कलर हो जाएगा। और देखिए सबसे कम जो विचलन हुआ है कौन सा हुआ? लाल। याद रखिएगा ज्यादा और कम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आदमी बहुत बार ऐसी हो जाता है, सस्पिशन में हो जाता है। देखिए जो सबसे नीचे है वो ज्यादा मुड़ा है तो बैगनी कलर हो जाएगा, जो ऊपर वाला हो गया वो कौन सा हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में नहीं, ये कम विचलन ये ज्यादा विचलन। तब हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश वर्णपट के किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो आप देखें किसका होता है, तो बैगनी का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी का। और याद रखिएगा जो कम होता है वो लाल का होता है, कम होता है जो लाल का होता है, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 50 नंबर तो हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फोकस दूरी होती क्या है, ठीक है ना। तो हम चित्र के माध्यम से समझते, चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना, कि फोकस दूरी होती क्या है। कि कोई गोलीय दर्पण होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में ये सेंटर होता है, ओके, ठीक है ना। सेंटर होने के बाद से, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसी कर दिया जाता है, पार दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से और यहाँ के बीच के जो बिंदु होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो फोकस इसका मिल जाता है, ठीक है ना। और देखिए और सीधा सीधा होगा तो देखिए मान लेते कि इतना होगा तो तब तो ये बहुत लंबा होगा, तो मैंने इधर होगा, हो सकता है फोकस, ठीक है ना। अगर ये पूरा सीधा हो तो क्या आपको पता चलेगा कि किधर से मुड़ा है? जब मुड़ा ही नहीं है तो सेंटर होगा ही नहीं, जब सेंटर नहीं होगा तो फोकस भी होगा नहीं। तो ऐसा जो होता है दर्पण, तो उसको चूंकि हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे कि समतल दर्पण कहते हैं, जिससे कि आप चेहरा देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में क्या हो जाता है कि कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो कितनी होती है क्या पता है? नहीं ना पता है तो आप बोल सकते हैं कि अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। कैसा बने? तो समान आकार का बने। तो ये हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि इमेज देख सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। कहाँ पर रखी गई है, ठीक है ना, तो ये सेंटर पर रखी गई है। और देखिए ये प्रतिबिंब हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जब उल्टा बनता है तो याद रखिएगा वास्तविक बनता है, ओके। क्या बनता है? वास्तविक। तो देखिए ये वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना, उल्टा भी बन रहा है, ओके। और देखिए वस्तु के बराबर भी बन रहा है। क्या? वस्तु के बराबर भी बन रहा है। तो कहाँ रखा गया है वस्तु को? तो याद रखिएगा कहाँ? तो सेंटर पर रखा गया। उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिए यहाँ पर भी आपको बता सकूं, ठीक है ना, कि जब वस्तु आपका
मैंने सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो याद रखिएगा सेंटर और अनंत के बीच में बनते हैं, ठीक है ना। और देखिए और भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, तो अनंत बनेंगे, ठीक है ना। या तो पूछ सकते हैं कि अनंत पर अगर वस्तु है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, तो फोकस में बनेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको याद कर रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। आपको पता है कि ध्रुव पर कब बनेंगे, अनंत पर कब बनेंगे, फोकस पर कब बनेंगे, आपको जस्ट बता दिए, ठीक है ना। अब चलते 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने के क्या कारण है, ठीक है ना। तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दिखेगा तो उसमें बहुत अच्छी तरह से हम समझाए हैं, ठीक है ना, कि तारे के टिमटिमाने के क्या कारण है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा है, वायुमंडलीय अपवर्तन। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है ना, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जब वो ऊपर से आते हैं, यानी विरल माध्यम से जब संगम माध्यम में आते हैं, तो उसके कण इधर उधर हो जाते, प्रकाश के कण इधर उधर हो जाते, जिसकी वजह से वो क्या होने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय परिवर्तन ये दूसरा चीज हो जाता है, कुल परिवर्तन ये दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है, कुल अपवर्तन भी है दूसरा चीज होता है। चलिए अब हम 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी मानव जो होता है वो जब अपने नेत्र से कोई वस्तु देता है तो आंखों में कितने समय तक वो चित्र रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, 1/16 सेकंड। 1 कितने सेकंड, तो 16 सेकंड, ठीक है ना। अब चलिए अब हम 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे हैं कि उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक मतलब समझिए, ठीक है ना, जो आभासी कहा जाता है। कैसा होता है, तो हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, चित्र के माध्यम से कि ये उत्तल माने क्या है, दर्पण है, ठीक है ना। कोई भी प्रतिबिंब बनता है, जैसे प्रतिबिंब यहाँ पर रखा गया है तो कैसा बनता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसा बनता है, ये जो बनता है वो सीधा बनता है, पर ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। तो आप कहिएगा कि सीधा बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, तो छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। तो देखते कहते हैं कि सीधा एवं आवर्धित, आवर्धित का मतलब 12, आवर्धित का मतलब क्या होता है, 12, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 12 तो बन नहीं रहा है। देखिए उल्टा और आवर्धित, तो उल्टा तो वास्तविक के लिए हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। अब देखिए सीधा और हरासित, हरासित का मतलब छोटा होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का वो इसका हो जाएगा सी, सीधा एवं हरासित, ठीक है ना। अब चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको m बराबर सूत्र बता दो, ठीक है ना। m बराबर होता है v/u, प्रतिबिंब की दूरी और बटा क्या, वस्तु की दूरी। तो देखिए इसमें कौन है, v/u, तो पहले का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, v/u, ठीक है ना। अब चलिए हम 37 नंबर को 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन यानी संवहन के मतलब यूं समझिए कि माने पानी वानी खाना पीना पहुंचाने वाला, ठीक है ना। तो कौन है, तो याद रखिएगा एपिडर्मिस नहीं है, फ्लोएम एवं जाइलम दोनों होते हैं, फ्लोएम एवं जाइलम दोनों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि 58 के प्रोटोजोआ उत्सर्जित, तीन प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा ये क्या करता है, तो उत्सर्जित पदार्थ निकालता है, ठीक है ना। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये चूंकि जो भी एक उसके जीव होंगे जो उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, याद रखिएगा सबके सब किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा निकालते हैं, ठीक है ना। प्राशरण द्वारा ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। जो किसमिस में जो क्रिया होती है वो प्राशरण की क्रिया होती है। और शोषण द्वारा तो ये छोटी आंत में ज्यादा किया जाता है। निष्कासन द्वारा क्या जी, निष्कासन द्वारा तो ये अलग होता है, ये हम लोगों में होता है, ठीक है ना। अब चलिए अब 39वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। देखिए ये लगभग डबल पूछ दिया है क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि, ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बता सकूं। देखिए सबसे जो बड़ी ग्रंथि होता है ये वाला होता है, देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ी हमारा ग्रंथि होता है, जिसको यकृत कहा जाता है, और इसी में पीत होता है, ठीक है ना। हम आम भाषा में इसको कलेजी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा, यानी जिसको लीवर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ है जी क्वेश्चन,
इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। एड्रिनल ये दूसरा चीज होता है, अंडाशय ये भी दूसरा चीज होता है, ठीक है ना। अग्नाशय ये भी क्या होता है, दूसरा चीज होता है, जो कि जस्ट आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य का संतुलन बनाए रखता है, मनुष्य का संतुलन कौन बनाए रखता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा सकूं। देखिए जो संतुलन बनाए का काम करता है ये वाला चीज करता है, ये वाला जो पीछे का जो भाग होता है ना, जहाँ पे एक थप्पड़ मार दिया जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है ना, यही चीज होता है, ठीक है ना। यहीं से क्या होता है, तो संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सेरिबेलम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम हो जाएगा। देखिए पहली कहीं है सेरिबेलम हो जाएगा, क्रेनियन ये दूसरा चीज है, ठीक है ना, मस्तिष्क ये दूसरा, सेरिबेलम ये सब बुद्धि उद्धि का केंद्र अंदर होता है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहे किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है, शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उसका क्या कारण है, ठीक है ना। तो इसका जो कारण है, जैसे कि आपको चित्र देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए भी होगा, टेस्टोस्टेरोन भी पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, तो शरीर परिवर्तन एंड्रोजन भी होता है, ठीक है ना, थ्रोक्सिन ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी होगा, जिससे कि आपको चित्र के माध्यम से दिखा सकूं। जैसे कि आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपका टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है ना, ये चीज होता है यहाँ पर, ठीक है ना, जहां पर वृषण होता है, ठीक है ना, वहां पे क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और यही हार्मोन से निकलता है, तो लड़कों का मुंह चोछाना, दाढ़ी ओढ़ियाना, ठीक है ना, शरीर में बदलाव होना, ये चीज होता है, ठीक है ना। और जो आपका दूसर का जो था आपका क्या था जी, देखिए आपका था कौन सा, तो एस्ट्रोजन, क्या था, एस्ट्रोजन, ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए चित्र के माध्यम से आपको बता सकूं, ठीक है ना। ये जो पाया जाता है इधर पाया जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये जो निकलता है, ठीक है ना, तो लड़कियों के शरीर में क्या होता है, तो बदलाव होता है, जैसे आवाज पतला होना, ठीक है ना। और समझिए कि इनका जो होता है तो वो तो मुझ दाढ़ी नहीं आता, ठीक है ना, यानी स्तन बढ़ना, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, तो इसके माध्यम से ये होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, जैसे कि हम आपको चित्र में दिखा सकूं मानव हृदय को, ठीक है ना। देखिए कितने कोष्ठ होते हैं, जिसको चैम्बर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कितने होते हैं, तो ये 1 2 और 3 और कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, हमेशा याद रखिए कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, यानी कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब बोल रहे कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, यानी खून क्या है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा उत्तक है, क्या जी है, उत्तक। कोष का दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है ना, पदार्थ तो अलग ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब 64 नंबर समझ लेते हैं, ठीक है ना। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन के बारे में तो समझ लेते हैं। जो डीएनए के जो खंड होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये किसने क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जोहान्स ने किया, कौन से किया, जोहान्स ने। मेडल ने दूसरा प्रयोग किया थी, मटर का। डार्विन ने आनुवंशिकता का किया, ठीक है ना। लेमार्क का अलग किया, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग इसको वर्गीकरण में ये ज्यादा से ज्यादा प्रमुख भाग लिए, ठीक है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर समझिए कि सी होगा, ठीक है ना। 65 में क्वेश्चन देखते हैं कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है मैंने तेल वाला कागज, ठीक है ना। तो कौन सा होता है, तो देखिएगा जब आप देखिएगा ना तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो देखिए पारदर्शक मतलब पूरा के पूरा पार हो जाए, आर पार दिखाई दे, ठीक है ना, उसको पारदर्शक। अपारदर्शक मतलब जो आर पार न दिखाई दे, ठीक है ना। अब देखिए पारभाषक, पारभाषक का मतलब कि धुंधला धुंधला दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का वो सी हो जाएगा, पारभाषक, ठीक है ना। अब चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 66 नंबर बोल रहे हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, आवर्धन के मतलब क्या होता है, यानी 12 या छोटा होना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा हम सूत्र बता देते, ठीक है ना, कि लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो v बटा यू होता है, क्या होता है, v बटा यू। अगर देखिए ये अगर मीटर में होगा, ठीक है ना, तो नीचे वाला भी किस में होगा, तो मीटर में ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए मीटर मीटर कट जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ऐसा कह सकते हैं कि कुछ वो नहीं आया, क्या होगा, कुछ वो नहीं आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, माने मात्रक विहीन। क्या होता है, मात्रक विहीन, माने कोई मात्रक होता नहीं, मिली दूसरा होता है, सेंटीमीटर दूसरा होता है, और मीटर क्या होता है, दूसरा चीज होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, क्या विभिन्न माध्यमों में कैसे होगी, तब विभिन्न, तब भिन्न भिन्न होगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। अब चलिए 68 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, क्या निर्वात की अपेक्षा, निर्वात का मतलब समझिए कि
उसमें कुछ भी ना, हवा की थोड़ा सा भी मात्रा ना हो, ठीक है ना। वायु को मतलब समझते हैं कि बहुत कण और बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अपेक्षा क्या होती है, निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो थोड़ा क्या होगी, तो कम होगी। क्या होगी जी, कम होगी। और निर्वात में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में हो जाएगा कम, ठीक है ना। अब चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है ना। तो हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा सकूं, जैसे देखिए कोई भी लेंस बनता है, ठीक है ना, तो दो गो आपका गोलीय पारदर्शक पदार्थों से बनता है, ठीक है ना। तो देखिए एक ऐसा बना, एक ऐसा बना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एगो सेंटर, एगो यहाँ पर सेंटर, ठीक है। तो दो गो सेंटर हो गए। जब दो गो सेंटर होंगे तो एक यहाँ पर फोकस होगा, एक यहाँ पर फोकस होगा, यानी फोकस भी कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। समझ गए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए 57वां क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक मतलब किसमें अच्छा चलता है, लकड़ी तो समझते नहीं चलेगा, प्लास्टिक भी नहीं चलेगा, कार्बन भी नहीं चलेगा, लेकिन डी नंबर ऑप्शन होगा, चांदी में बहुत अच्छा चालक है, ठीक है ना। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की शुक्र सेल में रीढ़ इलेक्ट्रोड बना होता है। रीढ़ इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका, तो जस्ता का बना हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे शुल्क सेल के मतलब समझ में आ रहा है, जो सूखा सेल होता है, जो लाइट वाइट में लगता है, बैटरी वैटरी में लगता है, ठीक है ना, रेडियो ओडियो में पहले के जमाना में, तो वही क्या होता है, तो जस्ता का उसका इलेक्ट्रोड बना रहता है, जो ऐसा होता है ना खंभा के जैसा, ठीक है ना, वो किसका रहता है, जस्ता का होता है, ठीक है ना। अब चलते अगला क्वेश्चन क्यों, ठीक है ना। अब अगला बोल रहे कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादक हार्मोन नहीं है, पादक हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। तो पादक मतलब समझिए कि पेड़ पौधा का हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए एगो एथिलीन, ये भी पेड़ पौधा का हार्मोन है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एथिलीन जो फल उल पकाने में काम आता है। साइकोकाइनिन, ठीक है ना, ये भी किसका है, तो आपका ये भी आपका पादप ही हार्मोन है, ठीक है ना। ऑक्जिन भी आपका क्या है, पादक ही हार्मोन है। लेकिन जो है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका क्या, पादक हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि फूल के नर प्रजनन अंग होते हैं, नर प्रजनन अंग होते हैं। जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा, देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। देखिए जो स्त्रीकेसर होते हैं, देखिए कौन कौन होते हैं थोड़ा जान लीजिए। वर्तिकाग्र होते, वर्तिका होते, ठीक है ना, बीजांड होते, अंडाशय होते, ठीक है ना। ये कौन से होते, स्त्री केसर दिखे दिया है, ठीक है ना। लेकिन पुण्य केसर के मतलब पुरुष, याद रखिएगा, पुण्य केसर के मतलब क्या, पुरुष। तो इसमें कौन आते हैं, प्राकोष आते हैं, तंतु आते हैं, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन यही बोल रहा था कि फूल के नर प्रजनन अंग कौन है, नर प्रजनन अंग कौन है। तो चूंकि आपको बता दिए कि अंडाशय, वर्तिकाग्र, अवर्तिका ये सब किसका है, तो नारी का है, जिसको मादा बोलते हैं। और जो पुनकेसर है वो किसका है, नर प्रजनन अंग है, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है ना। बोले निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता, द्विखंडन मतलब दो भागों में नहीं बंटते, ठीक है ना। तो अमीबा भी तो बट ही जाता है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ईस्ट जो होता है इसमें द्विखंडन नहीं होता, इसमें बहुखंडन होता है। क्या होता है, बहुखंडन होता है, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा देखिए, ठीक है ना। अमीबा जो होता है ना, ठीक है ना, ये बहुखंडन होता है, माने बहुत सारे भागों में बट जाते तो द्विखंडन नहीं होंगे। जो ईस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, द्विखंडन, हमेशा दो ही भागों में बटते हैं। प्रामिशियम तो होगा ही नहीं, युगलीना भी होगा नहीं, ठीक है ना। अब चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। 76 नंबर क्या क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, क्या ऊर्जा का स्रोत, सबसे ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो आपको हम चित्र के माध्यम से दिखा, जैसा देखिए, ठीक है ना, ये जो है ना यहीं से ऊर्जा मिलता है। तो ये सारी जीवों की क्या होती है, तो प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो यहां से जो ऊर्जा निकला, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, तो यही इसका प्रमुख क्षेत्र है, क्या यही इसका प्रमुख भाग है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा, ठीक है ना। सूर्य 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 कहाँ गया जी, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश। कौन सा जगह, सूर्य की प्रकाश। देखिए 77 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का पिता कहा गया, आनुवंशिक का पिता कहा गया, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। किनको, ग्रेकर जॉन मेंडल को, किसको, ग्रेकर जॉन मेंडल को कहा गया, ठीक है ना। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं,
तो क्या कहलाते हैं, तो कोई भी सामान को उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, तो उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता खाने वालों को, अपघटक तोड़ने वालों को इनमें से कोई नहीं, तो जानती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ये हो जाएगा उत्पादक, ठीक है ना। अब 79 नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, नर युग्मक, ठीक है ना, क्या नर युग्मक में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने, तो 23 होती है। कितनी होती है, 23। जैसे हम आपको बता सको, ठीक है ना, जैसे नर का जो होता है वो XY होता है, इसमें कुल मिलाकर कितना होता है, 46 होता है। लेकिन जब यही टूटते हैं तो एगो X में टूट जाते हैं, एगो Y में टूट जाते हैं, तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एगो 23 हो जाते हैं, ये भी कितने हो जाते हैं, 23। तो इसी को हम नर युग्मक बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो 23 हो जाती है, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्या है, समाप्ति करती है क्वेश्चन, ठीक है ना। बोले ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में ये हो जाएगा, कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या की जाती है, तो पाई जाती है। थैंक यू पूरे वीडियो वॉच करने के लिए, ओके। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मन नहीं लग रहा है बनाने में, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम रोज दिन बना बना कर डालेंगे।